डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। करीब 200 लोगों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए किया आश्वासन। सीएम योगी ने कहा, गंभीर बीमारियों के इलाज में पूरी मदद करेगी सरकार। आज बीजेपी मना रही है अपना स्थापना दिवस। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने फहराया बीजेपी का झंडा। स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं, कहा संस्कार और विचार की पार्टी है बीजेपी। रामपुर में महिला पुलिसकर्मी और उसके बेटे की हत्या में बड़ा खुलासा। पुलिस का महिला का ही पति निकला हत्यारा। पुलिस ने मृतका के पति सहित 3 को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों से एक एक करके समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उन्हें प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए। उन्होंने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी की भी परेशानी होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वो उच्चीकृत अस्पताल से एस्टीमेट मंगवा लें। इस इलाज खर्च में सरकार भरपूर आर्थिक मदद करेगी। सीएम योगी ने इसे लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उसके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम भवन की छत पर पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने झंडे के सम्मुख पार्टी पदाधिकारियों के साथ सेल्फी ली और सभी को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भाजपा की विकास यात्रा सत्ता की नहीं, संस्कार की है, विस्तार की नहीं, विचार की है। अंत्योदय से राष्ट्रोदय के संकल्प की सिद्धि है। भाजपा के स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीएम योगी ने कहा कि विश्व के सबसे विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। भाजपा मात्र एक राजनीतिक संरचना नहीं बल्कि श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के उदात्त लोकतांत्रिक आदर्शों और सात्विक सनातनी जीवन मूल्यों से अभिसिंचित एक जीवंत विचार परंपरा है। राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत यह राष्ट्रवादी परिवार आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है जो सेवा, संस्कार और समर्पण के संकल्प के साथ 145 करोड़ देशवासियों की आशाओं व आकांक्षाओं को निरंतर शक्ति दे रहा है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में पार्टी का झंडा फहराने के अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, आपातकाल का मुकाबला किया है, राजनीतिक षड्यंत्रों का जवाब दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ क्या हुआ हर व्यक्ति जानता है, लेकिन तब भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे बढ़ रही है। जितना बड़ा संगठन होगा उतने ज्यादा चुनौतियां भी होंगी। याद रखना, चुनौतियां भी उतनी होंगी। भारत आगे बढ़ेगा, भारत के दुश्मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। उन सबकी परवाह के बगैर
हमें इस यात्रा को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना है और उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि लगातार सत्ता से दूर रहने से हताश और निराश हो चुके विपक्ष की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाए जाने वाले नकारात्मक नैरेटिव का शब्दों की मर्यादा में रहकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वे खुद को मुस्तैद रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष की तरफ से मनगढ़ंत आरोपों का नया वार शुरू होगा। उस पर प्रतिवार और उसका प्रतिवाद करने के लिए भाजपा की बूथ स्तर की टीम खुद को मजबूत रखे। सीएम योगी रविवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई के मालवीय नगर मंडल की तरफ से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सिंगड़िया स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमारे युवाओं को विकास भी करना है और विरासत का भी सम्मान करना है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवानों को दुश्मन के मंसूबों का काम भी तमाम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे डबल इंजन सरकार के अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करते हुए अपने बूथ पर सजग और सतर्क रहें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सजग रहने की अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे हद दृष्टि से फेल होकर आज सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर तमाम प्रकार के नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का वे प्रयास करेंगे। इसका जवाब देने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की मंशा वाले लोगों के शासन में माफिया की गुंडागर्दी, फिरौती वसूली, बहन बेटियों और व्यापारियों की असुरक्षा, पर्व त्योहारों पर दंगे के चलते मातम जैसे माहौल के सभी दृश्य निकालने पड़ेंगे। पेपर की कटिंग्स निकालनी पड़ेंगी, उस समय के दृश्यांत निकालने पड़ेंगे और शब्दों की मर्यादा में पूरी आक्रामकता के साथ जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो युवा इस बार प्रथम बार मतदाता होंगे, वे सभी इस बात को नहीं जानते होंगे कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होता था। कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में व्यापक तीसरे दिन दंगा होता था। पर्व और त्योहार आने से पहले लोगों के मन में आशंका खड़ी होती थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, हर जिले में माफिया की समांतर सरकार चलती थी। आज डबल इंजन सरकार में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मातरम याद करिए, देश की आजादी की लड़ाई का एक अमर मंत्र बन गया था। आज इसके 150 वर्ष हो रहे हैं। वंदे मातरम जो भारत की आजादी का गान बना था, मंत्र बना था, कुछ लोग उस वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गाएंगे नहीं हिंदुस्तान का। यह नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता है। नया भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, ये नहीं स्वीकार हो सकता है। तो अगर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको मिल रहा है, तो राष्ट्र के प्रतीकों को सम्मान देना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करना होगा, प्रतीकों का सम्मान करना होगा। भारत का राष्ट्रगान हो, भारत का राष्ट्रगीत हो, भारत का राष्ट्रध्वज हो, भारत का संविधान हो, इनको बराबर सम्मान देना पड़ेगा। मऊरानीपुर अग्रसेन महाविद्यालय में केंद्रीय विद्यालय मऊरानीपुर के प्रथम शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन झांसी ललितपुर सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग शर्मा ने कहा कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को ये महसूस न होना चाहिए कि हम छोटे से कस्बे में रहते हैं और उनको भी यही लगना चाहिए कि हम दिल्ली और बड़े महानगरों जैसे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए नगर में एक केंद्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है। अभी केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा। इसके पहले अग्रसेन विद्यालय एक तरफ की बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कर केंद्रीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी है। मैं बोलना क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मेरे आदरणीय योगी आदित्यनाथ, हमारे मुखिया प्रदेश के, उन्होंने मऊरानीपुर को बहुत बड़ी सौगात दी है। एक केंद्र विद्यालय यहाँ पर स्थापित हो रहा है, एक नया केंद्र विद्यालय बनेगा। अभी पुराने अग्रसेन स्कूल में क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं कि बच्चों की अभी से ज्वाइनिंग हो जाए
बच्चों को अच्छी शिक्षा भी प्रदान होने लगे, क्योंकि नई बिल्डिंग बनने में समय लगेगा। नई बिल्डिंग बनाते बनाते काफ़ी समय लगता है, पर बच्चों को अभी से शिक्षा मिल जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस बिल्डिंग को थोड़ा जीर्णोद्धार कराया गया, इसको नवीकरण। हमीरपुर जिले में जेम पोर्टल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन न मिलने को लेकर आवाज उठाई है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से मानदेय नहीं दिया गया और ईपीएफ भी जमा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की है। हमीरपुर जिले में जेम पोर्टल के तहत काम कर रहे आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि ईपीएफ की राशि भी जमा नहीं की जा रही है और इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिल रहे हैं। उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द उनका बकाया मानदेय और ईपीएफ जमा कराया जाए। हम आउटसोर्सिंग समिति के जिला अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018 से हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हमको समय से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। दिसंबर तक मानदेय मिला है, दिसंबर के बाद मानदेय नहीं मिला है। मामला ये है कि हमारा सैलरी करीब 3-4 महीने के लगभग से नहीं आ रही है और हमारा यही मतलब घोषणा है कि हमारी सैलरी समय से आने लगे। डीएम साहब को आपने ज्ञापन सौंपा था, क्या आश्वासन मिला? हाँ, सर ने आश्वासन दिया है कि सैलरी बहुत जल्दी से जल्दी आएगी और उन्होंने सीएमओ सर से लेटर भी मांगा। कन्नौज में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। एक तो समय पर बिजली नहीं आती, बिजली भी अगर आती है तो उसका बिल ज्यादा आता है। प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड करने की ग्रामीणों ने मांग रखी। महिलाओं ने कहा कि बिजली मीटर का नया टंडला उखाड़ ले जाइए, हमारा पुराना ही लगा दीजिए। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने कहा, अधिकारी अपने ऑफिस समय से नहीं आते हैं। बिजली संबंधी जानकारी बिजली विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। लोगों के घरों में लगे प्रीपेड मीटर से हो रही परेशानियों के बारे में बिजली विभाग कोई जानकारी नहीं देता। ठेकेदार ने अपने फायदे के लिए लोगों के घरों में बिना अनुमति के जबरन लगवा दिए हैं प्रीपेड मीटर। दरअसल मामला कन्नौज जनपद के सिकंदरपुर नगर पंचायत बिजली फीडर पावर हाउस का है, जहां पर बिजली उपभोक्ता लगातार बिजली संबंध शिकायत को लेकर बिजली विभाग ऑफिस आ रही हैं। उनका कोई समाधान व संतोषजनक उपभोक्ताओं को जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज उपभोक्ता आज सिकंदरपुर विद्युत उपखंड विभाग पहुंचे तो कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सिंटू दुबे ने जब एसडीओ को फोन लगाया तो उन्होंने कहा, बाहर है, 1 घंटे बाद आइए, आपको जो करना है करिए। नाराज बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के मुर्दाबाद नारे लगाए। बिजली विभाग में मौजूद बाबू से उपभोक्ताओं की नोकझोंक भी हुई, लेकिन बिजली विभाग में तैनात बाबू प्रीपेड मीटर के संबंधित कोई भी जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दे पाए। मेरा नाम सिंटू दुबे है। मैं नगर पंचायत सिकंदरपुर शास्त्री नगर का निवासी हूँ। मेरे पास पिछले 2-3 दिनों से नगर के लोग बिजली से काफ़ी परेशान हैं। कोई बिल से परेशान है, किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे पास 2-3-4 लोग आए थे, तो मैं उन्हीं सभी को लेकर आज 9:45 बजे पावर हाउस सिकंदरपुर आया था। यहाँ पर मुझे कोई भी अधिकारी नहीं मिला। अभी लगभग 10:15 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। 11 बजे मीटर लगा, तब से बत्ती बिल नहीं आया। बिल आया तो बत्ती बिल्कुल काट दी। अब अपना मीटर उखाड़ ले जाओ, अपना ड्रामा ले जाओ। कोई ऑफिस खुलता नहीं 12 बजे तक और बत्ती नहीं आ रही, बत्ती कटी है और मैं के जाए ना तो पैसा नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कानपुर के चर्चित किडनी रैकेट मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेजी से जा रही है। इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने डीसीपी वेस्ट SM कासिम से खास बातचीत की और जाना कि अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है, किन आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है और आगे की जांच किस दिशा में बढ़ रही है। किडनी ट्रांसप्लांट का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार इस पे जो कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले के तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं उस पर भी हमारी कानपुर की जो कमिश्नरेट पुलिस है वो लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीसीपी वेस्ट कासिम साहब। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास इसमें अपडेट हुआ और क्या अभी कार्रवाई की गई, आगे क्या पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। सर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें अभी तक कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ अन्य जो अभियुक्त हैं वो अभी हमारे रडार पर है।
जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से तार जुड़े होने की आशंका है, तो इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? हाँ, इसमें अलग अलग जनपद हैं, अलग अलग राज्य हैं जहाँ से इनके तार जुड़े हैं, सिंडिकेट के तार जुड़े हैं। हम लोग उस पूरे सिंडिकेट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल है, उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें जो अभियुक्त शामिल हैं इस पूरे नेटवर्क में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अभी तक कितने डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ लोगों के जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या वो डॉक्टर्स हैं? मतलब क्या उनका रोल रहा, क्या सीन था? बेसिकली इस पूरे प्रकरण में जो लोग ऑपरेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर अली का नाम आ रहा था कि ये ऑपरेशन किया गया इसके द्वारा, बट ये डॉक्टर नहीं था और जो जांच में पता चला कि ये भी ओटी टेक्नीशियन था। जारी है। जैसे कि आपने देखा कि अभी लगातार पुलिस की जो जांच है वो जारी है और पुलिस अपने स्तर से हर एक पहलू को खंगाल रही है कि क्या कुछ ये सिंडिकेट का खुलासा किस तरीके से किया जाए और कहां तक तार जुड़े हुए। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। वक्त के साथ रिश्तों में कड़वाहट आना अब आम बात हो चली है। वह रिश्तों में कड़वाहट की बात तो जरूर आपने सुनी होगी, लेकिन बात माँ बेटे की हत्या तक पहुंच जाए तो जरूर ये हैरत की बात होगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक मामला रामपुर से निकलकर सामने आया है, जिसमें लगभग 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना के दौरान में आग लग जाने की घटना हुई थी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और उसकी 3 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत हो जाना दर्शाया गया था। इस घटना का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया था, जिसमें मृतका के पति सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। नए पुलिस कप्तान सोमेंद्र मीणा ने कुर्सी संभालने के बाद मातहतों को इस घटना के खुलासे के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली गंज पवन कुमार शर्मा की अगुवाई वाली पुलिस टीम सुराग कशी में जुट गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस घटना में महिला पुलिसकर्मी लता और उसकी 3 वर्षीय बच्चे आवंश उर्फ लड्डू का कातिल स्वयं उसका पति दानवीर सिंह निकला। पुलिस ने इस घटना में आरोपी दान सिंह और उसके 2 साथी नूर हसन व सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रकाश में आए 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। एसपी सोमेंद्र मीणा के मुताबिक महिला पुलिसकर्मी और उसकी 3 वर्षीय मासूम की सड़क हादसे में जलकर हुई मौत की गुत्थी को सुलझा दिया गया है। इस प्रकरण में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार चल रहे 2 अभियुक्त को हिरासत में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को उनकी ओर से 25,000 रुपए के नाम की घोषणा की गई है। इस प्रकरण में यह भी खुलासा हुआ है कि दानवीर सिंह अपनी पुलिसकर्मी पत्नी की सड़क हादसे में मौत दर्शाकर नौकरी पाने का लालच कर रहा था। यह भी बताया गया कि उसकी पहली पत्नी की भी पूर्व में मौत हो चुकी है। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक सनसनीखेज और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को 90 किलोमीटर दूर फेंक दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया खुर्द गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। गौतम कुमार खरवार नाम की युवक ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी सोनी की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में आकर उसने हैंडपंप के लोहे के हत्थे से पत्नी पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने शव को चादर में लपेटा, बोरे में भरा और कार से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में ले जाकर फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद आरोपी ने बड़ी चालाकी से गाड़ी को सर्विलिंग के लिए छोड़ दिया और घर लौट आया। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेतवा प्रखंड की नहर में एक अज्ञात शव
उतराता हुआ मिला। सवाल यह है कि आखिर ये शव कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा और अब तक इसकी पहचान क्यों नहीं हो पाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला अब भी रहस्यमय बना हुआ है। चिरगांव इलाके की बेतवा प्रखंड नहर, जहां अचानक एक शव दिखाई देने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्यक्ति कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। ये कैसे हादसा हुआ, आत्महत्या या फिर किसी साजिश का नतीजा। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। नहर में शव बहकर कहीं दूर से आया या फिर घटनास्थल के आसपास ही कुछ हुआ, इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। फिलहाल पुलिस पहचान और मौत की वजह तलाशने में जुटी है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता ये मामला कई सवाल खड़े करता रहेगा। यहाँ सर सूचना मिली है पुलिस द्वारा कि नहर में एक लावारिस लाश डली है, कोई व्यक्ति की है, करीब 50-55 के आसपास है। अभी समझ में आ रहा है कि उम्र उसकी नहीं लग तो रहा है जैसे ऊपर डेड बॉडी फूल गल गई है। अच्छा। जी, तो ये कहाँ पर लिखी जगह है ये चिरगांव थाने में पड़ती है, सावनाथ खास के बिल्कुल लगभग है। नहर में है कि हाँ? नहर में है लाश। पानी आपने देख ली है? हाँ देख लिए। तो फिर क्या हो रहा अभी? अभी पुलिस आ गई है? पुलिस आ गई हैगी, तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। निकाला जा रहा है। निकाला जा झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित गड़िया रेलवे डैम में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पिकअप मारने आए 11वीं कक्षा के 4 छात्रों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माउंट लिटरेसी स्कूल के ये छात्र ट्यूशन जाने की बात कहकर घर से निकले, लेकिन वे डैम पर घूमने पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक चारों छात्र नाव में सवार होकर डैम के बीच पहुंचे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से नाव डगमगा गई और सभी छात्र पानी में गिरकर डूबने लगे। मौके पर मौजूद एक चरवाहे कल्लू केवट ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए 2 छात्रों श्रवण तिवारी और शौर्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि वेदांश यादव और आतिफ मंसूरी को नहीं बचाया जा सका, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नहीं, कल शाम को 4 बच्चे यहाँ आए थे। ये रेलवे डैम है, अठोदना गांव में स्थित है और दुर्घटनात्मक तरीके से ये लोग जो है डैम में डूब गए। ग्रामवासियों के सहयोग से 2 लोगों को बचा लिया गया था। आज एक की डेड बॉडी निकाल ली गई। मेरा नाती था जो 11th में माउंट लिटर स्कूल में पढ़ रहा था जी, 12 का क्लास में पहुंच रहा था, तो मैंने कहा लक्ष्य से आप कोचिंग कर लो बेटा। मैं लक्ष्य जाकर परसों शनिवार के दिन सिलेबस लाया और ये कहा कि बेटा कल से तुम लक्ष्य। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।